हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित मैजिक। तो गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे झारखंड माध्यमिक परीक्षा 2021 के परीक्षार्थियों के लिए कक्षा 10वीं से मॉडल क्वेश्चन 2021 का सेट 3। तो इस सेट 3 को आप ध्यान से देखेंगे तो इसी के अनुसार आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल 30 मार्क्स के होंगे और 2-2 नंबर के प्रश्न कुल 10 होंगे और 4-4 नंबर के कुल 5 प्रश्न होंगे और 5 नंबर के कुल सब्जेक्टिव 4 होंगे। तो इस प्रकार से कुल 90 नंबर का आपको ये सेट बनाना है और 90 नंबर का ही आपको बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही सॉल्व करेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो अगर आप होना चाहते हैं सफल तो ज़रूर देखें हमारा ये वीडियो सेट 3 का मॉडल। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 156 का भाज्य गुणनखंड का गुणनफल कौन होगा। तो हम 156 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड इसका निकलेगा 2 का घात 2 गुना 3 गुना 13। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ये दूसरा ऑप्शन, 2 का घात 2 गुना 3 गुना 13। अब दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, जिसमें px के शून्यकों की संख्या लिखनी है। तो हम जानते हैं कि px मीन्स x एक्सिस में शून्यकों की संख्या लिखनी है। तो ये कर्व जितनी बार x एक्सिस को टच करेगा उतना ही x के शून्यकों की संख्या होगी। y एक्सिस को नहीं देखना। तो यहाँ पर x को कितनी बार टच कर रहा है, ये पहली बार, ये और ये दूसरी बार। तो कुल शून्यकों की संख्या हो गई 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी। अब थर्ड प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम इसमें पहला ऑप्शन जब हम देखते हैं तो इसमें x+2 का किया हुआ क्यूब, इसी से क्लियर है कि जब हम इसको तोड़ेंगे तो इसमें जो पहला टर्म आएगा वो क्यू के रूप में होगा, यानी कि उसका घात इस इक्वेशन का घात 3 होगा। और द्विघात समीकरण में अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसलिए ये x+2 का होल क्यू = 2x × x² - 1 ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, cos 48 - sin 42 इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर हम देखें cos 48 - sin 42 का मान कैसे निकालेंगे। cos 48 को हम लिख सकते हैं, 48 के बदले हम लिखेंगे, जब हम 90 में 42 घटाएंगे, 90 में 42 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 48 मिल जाएगा। इसलिए हम 48 को लिख सकते हैं 90 घटाओ 42। तो 90 घटाओ 42। अब एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, cos 90 - थीटा, ये बराबर कितना होता है, ये बराबर होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर थीटा के बदले 42, तो साइन थीटा के बदले हम क्या लिखेंगे, साइन 42। और साइन 42 में साइन 42 घटाएंगे तो क्या बच गया, 0। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। पांचवा प्रश्न हम देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, समांतर श्रेणी 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 के लिए हमें सार्वंतर बताना है, यानी कि डी कैसे निकालते हैं हम। किसी भी एपी के 2 लगातार टर्म को जब हम घटाएंगे
तो हमारा निकल जाता है डी। तो हम यहाँ पे दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटा रहे हैं। दूसरा टर्म में पहला टर्म घटाएंगे, दूसरा टर्म हो गया 5/3 और पहला टर्म हो गया 1/3। जब दोनों को हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा 4/3। अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, किसी भी वृत्त का जिसका त्रिज्या हो आर, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसका क्षेत्रफल होता है πr²। तो यहाँ ऑप्शन हो गया ए, हमारा आंसर हो गया ए। सातवां प्रश्न हम देखते हैं। सातवां प्रश्न क्या, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में कौन सा शांत दशमलव है। तो इसे देखने के लिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। जब हर का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होना चाहिए, 2n गुना 5m के रूप में होना चाहिए। यानी कि फैक्टर जब भी हम निकालेंगे परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या में किसका, उसके हर का, तो हर यहाँ पर कितना है 8 है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2n। तो या तो 2n हो या फिर 5m हो या फिर ये दोनों हो। जब ये दोनों रहेगा हर में फैक्टर के रूप में, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। और यदि या तो ये रहे या फिर ये रहे या फिर दोनों रहे, और अगर इसमें कुछ भी जुट गया, कुछ एक्स्ट्रा जुट गया, तब उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 8 को लिख सकते हैं 2n। तो 2n के बिना n के रूप में हम इसका फैक्टर लिख सकते हैं, इसलिए 17/8 क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 96 और 404 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो 96 और 404 का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हमें सबसे पहले दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो जब हम 96 को भाग देते हैं 2 से, तो ये इतना बार में भाग गया, 2 कितना बार आया, 5 बार, और 1 बार 3 आया। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2, 2 कितना बार, 5 बार, और गुना 3, ये आया। उसी प्रकार से जब हम 404 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये निकल गया 2 गुना 2 गुना 101। देखिए यहाँ पे निकाला हुआ है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा संख्या जो दोनों में है। 2 गुना 2 इसमें भी है, 2 गुना 2 इसमें भी है, तो HCF क्या निकल जाएगा, 2 गुना 2 बराबर 4 निकल जाएगा। अब अगला प्रश्न हम देखें। अभी हम 8वां प्रश्न सरल कर रहे थे, हम देखते हैं अब अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है, यदि शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः, यदि शून्यकों का योग और गुणनफल 0 और √3 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो शून्यकों का योग क्या दिया हुआ है, यहाँ पर शून्यकों का योग है 0, और शून्यकों का योग को हम कैसे लिखते हैं, अल्फ़ा जोड़ बीटा के रूप में लिखते हैं। तो अल्फ़ा और बीटा का योग कितना हो गया, 0, और गुणनफल को हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा गुना बीटा लिखेंगे। तो गुणनफल यहाँ पर हो गया अल्फ़ा गुना बीटा, और जिसका मान दिया हुआ है √5, तो अल्फ़ा गुना बीटा बराबर हो गया √5। तो हम जानते हैं बहुपद का इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है, ये किसी भी द्विघात बहुपद के इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स जोड़ अल्फ़ा गुने बीटा। ये इक्वेशन का फॉर्मूला आपको एकदम याद कर लेना है, और इसी के ऊपर जो दिया हुआ मान है उसको हम बैठा देंगे। तो यहाँ हो गया x² - अल्फ़ा जोड़ बीटा का मान कितना था, 0 था, तो यहाँ पर 0 हो गया, गुना x जोड़ अल्फ़ा गुने बीटा का मान कितना है, अल्फ़ा गुने बीटा का मान है √5,
√5 मान लिया हुआ है। तो इसका मान हम यहाँ बैठा देंगे। अब ये x² हो गया यहाँ, और ये ख़त्म हो गया, ये टर्म 0 गुना x हो गया 0, तो मान क्या आ गया x² जोड़ √5। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शून्यकों का योग और गुणनफल यदि इतना हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा हमारा x² जोड़ √5। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अब हम देखते हैं 10वां प्रश्न। 3x² माइनस x माइनस 4 निम्न में से शून्यक क्या है। तो हमें इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3x² माइनस x माइनस 4 का हम a और c, इसमें पहले a और c को गुना करेंगे तो a क्या होता है जो x² के साथ गुना है, यानी कि 3 है, और c क्या होता है -4 है। तो 3 और -4 को जब हम गुना करेंगे तो आएगा -12, और b हो गया ये x का गुणांक, तो x का गुणांक है यहाँ पर -1। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो हम -12 निकाले थे तो 12 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल के देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड कितना निकल गया, 2 गुना 2 गुना 3। अब हमको इसे इस रूप में तोड़ना होगा कि इसको जोड़ घटाव करेंगे, जोड़ घटाव करने पर हमारा b आ जाए। तो b कितना है, b है हमारा -1। तो जोड़ घटाव करने के बाद किसको किसको जोड़ घटाव करना है, जो कि अभाज्य गुणनखंड निकला ये 2 2 और 3। इसमें से अगर 2 गुना 2 कितना होता है, ये दोनों को लेते हैं तो 4 और 3 आता है। तो 4 और 3 को जब हम जोड़ घटाव करेंगे तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, -x को हम लिख सकते हैं +3x माइनस 4x, क्योंकि +3 में -4 जाएगा तो कितना बच जाएगा -1। तो ये पद वापस इतना के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और ये 3x² + 3x माइनस 4 -4। अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉमन लेंगे पहले 2 टर्म में से। 3 कॉमन ले लिए, 3x कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बच गया, x बच गया, यहाँ बच गया 1। और यहाँ से ले लेंगे, इन दोनों पदों में से हम ले लेंगे -4 कॉमन। -4 कॉमन लेंगे तो इसमें बच जाएगा x, और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और 4 बाहर निकल गया, यहाँ बच गया 1। अब x + 1 दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है तो x + 1 को हम कॉमन ले लेंगे, और इसमें बच गया 3x, और यहाँ बच गया -4। तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पारी पारी से दोनों को हम लिखेंगे। 3x माइनस 4 = 0 लिखेंगे। जब 3x माइनस 4 बराबर 0 होगा तो x का मान निकलेगा 4/3, और जब x + 1 बराबर 0 होगा तो x का मान निकलेगा -1। तो यहाँ इसका शून्यक निकल गया 4/3 और -1। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है, 4/3 और -1। 11वां प्रश्न हम देखते हैं। 11वां प्रश्न है, यदि विविक्तकर डिस्क्रिमिनेंट 70 हो तो इसमें से मूल कैसा होगा, मूल का प्रकृति कैसा होगा। तो मूल का प्रकृति के लिए हम एक नियम जानते हैं कि जब d = 0 हो, d जब 0 के बराबर होगा तो मूल कैसा होता है, तो उस स्थिति में मूल वास्तविक और समान होता है। जब d बड़ा होगा तो d बड़ा होगा किससे, जब d बड़ा होगा
जीरो से, यानी कि जीरो के बराबर नहीं होगा, जीरो से बड़ा होगा तो मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा, लेकिन बराबर नहीं होगा। और जब डी जीरो से छोटा होगा तब मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो यहाँ पर डी हमारा क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ 70, जो कि जीरो से बड़ा है, तो मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, 11वां प्रश्न, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान होगा। 12वां प्रश्न हम देखते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में कोण का मान थीटा हो तो टैन थीटा का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि टैन थीटा का मान किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है, टैन थीटा बराबर P/B होता है, जहाँ की P बराबर लंब और B बराबर आधार। तो ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है, बोल रहा है कि दिए गए आकृति में DE पैरेलल है BC के, जिसमें निम्न में DC का मान क्या होगा। तो इस चित्र को हम पहले ध्यान से देखते हैं। ये पॉइंट है A, ये है C और ये पॉइंट है B। इसमें से एक लाइन खींची गई है इस रेखा के पैरेलल। तो इस रेखा के पैरेलल खींची गई है। हम जानते हैं कि जब भी किसी त्रिभुज के किसी भी भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वह रेखा इन दोनों भुजाओं को समान रेशियो में बांटेगी। यानी कि ये लाइन जो है इस पॉइंट पे यहाँ काट रहा है, इस पॉइंट पे यहाँ काट रहा है। तो अगर ये रेशियो 2:1 होगा तो ये भी यहाँ भी ये रेशियो भी ये इस लाइन को भी 2:1 के रेशियो में काटेगा। इसको हम जानते हैं। तो ये वाला पॉइंट है 1.5 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 1 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, इस लाइन को निकालना है, इस लाइन का लंबाई को निकालना है। तो इसे हम निकालते हैं। यहाँ देखा जाए DE पैरेलल है BC के, तो जब DE पैरेलल है BC के तो ये पार्ट ये AD/DC बराबर हो जाएगा AE/EB के। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबका वैल्यू पुट कर देंगे। AD का मान कितना है, AD का मान है 1 और DC तो हमें निकालना है, तो AD/DC हो गया बराबर हम क्या लिखेंगे, AE/EB। तो AE का मान है 1.5, तो 1.5 लिखें AE के बदले यहाँ, और EB के बदले क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए या फिर इसको उलट दीजिए। DC चला गया ऊपर और 1 आ गया नीचे, तो 1 को हम नहीं लिखें, और ये भी उलट गया, 3 ऊपर चला गया और 1.5 नीचे आ गया। ये 1.5 नीचे आ गया, इसका दशमलव जब हटा देंगे तो यहाँ पर 10 से गुना हो गया। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन ए, ये 2 सेंटीमीटर सही ऑप्शन है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो बिंदुओं A जिसका कि निर्देशांक है x1 y1 और B जिसका निर्देशांक है x2 y2, तो जब इन को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को हम M1:M2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु P
एक्स वाई के निर्देशांक हैं तो निम्न में विभाजन का सूत्र क्या होगा। तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद होना चाहिए। इसमें पहला ऑप्शन सही है। m1x2 जोड़ m2x1 बाय m1 प्लस m2 और m1y2 जोड़ m2y1 बाय m1 प्लस m2। 15वां प्रश्न हम देखते हैं, cos 60 का मान क्या है। cos 60 का मान होता है 1/2। इसमें ये ऑप्शन सही है। 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न क्या है, tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा। tan 90 माइनस थीटा होगा cot के बराबर। tan का ऑपोजिट होता है cot। तो यहाँ पे प्लस ये बाय मिस्टेक दिया हुआ है, प्लस नहीं होगा यहाँ पर। 17वां प्रश्न हम देखते हैं। 17वां प्रश्न है, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा त्रिज्यखंड का कोण। त्रिज्यखंड का कोण कितना है, थीटा, बटे टोटल कोण। टोटल कोण क्या हो जाएगा 360। निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब हम अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से शंकु का क्षेत्रफल क्या होगा। तो शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। 19वां प्रश्न, वर्ग अंतराल 30 और 40 का वर्ग चिन्ह निकालना। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। 40 और 30 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70 और 70 का आधा हो जाएगा। 70 का आधा कितना होगा, 35 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 35। 20 का देखें, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता जब हम निकालते हैं तो इक्का का प्रायिकता क्या होगा। तो हम जितना रिजल्ट निकल सकता है, अगर हम एक पत्ता निकालेंगे तो रिजल्ट कितना निकलेगा, एक ही निकलेगा। और टोटल प्रायिकता कितना है, टोटल 52 पत्ता है। तो टोटल संभावित परिणामों की संख्या हो जाएगी 52। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा 1/52। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरना है। किसी परिमेय संख्या का हर अभाज्य गुणनखंड 2 का घात n और m का घात m के रूप में नहीं होता है तो यह कैसा आवर्ती होता है। इसके बारे में पहले भी बताया जा चुका है कि हर इस रूप में नहीं होगा तो वो कैसा आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद ax² जोड़ bx प्लस c है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना होता है, -b/a होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। 24वां प्रश्न, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्वंतर d है तो इसका nवां पद कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को भरना है। तो यहाँ पहला पद है 2, दूसरा पद भरना है और तीसरा पद है 26 और बीच में या तो 12 होगा या 14 होगा। तो हम देखते हैं डिफरेंस निकालने के बाद 12 में 2 घटाएंगे तो 10 बचेगा और 26 में जब हम 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा। 26 में 12 घटाइए, 6 में 2 गया 4, 2 में 1 गया 1। तो कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये वाला 12 तो नहीं होगा। अब हम दूसरा ऑप्शन ट्राई करके देखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 14। तो 14 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचा
और 26 में 14 घटाइए, कितना बचेगा? 6 में 4 गया 2, 2 में गया 1। कॉमन डिफरेंस इक्वल आ जा रहा, तो हम भी यहाँ पर बीच में क्या भरेंगे? 14 भरेंगे। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, एपी के प्रथम n पदों का योगफल कितना होता है? एपी के प्रथम n पदों का योगफल होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब अगला प्रश्न देखें, बोधायन प्रमेय को हम क्या कहते हैं? बोधायन प्रमेय को हम पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा को, उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं? मान लीजिए कि ये कोई वृत्त है, यहाँ से कोई पॉइंट इसको टच करते हुए क्रॉस कर रही है, ये टच किया इसको और क्रॉस कर रही है, ये सिंगल लाइन मानिए इसको। इस पॉइंट को हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु। तो इसका आंसर हो जाएगा ये स्पर्श बिंदु। कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई, तो संगत चाप की लंबाई हम कैसे निकालते हैं? थीटा बाय 360 गुना 2 पाई आर। तो यहाँ पे दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं, अभी इसको काट के देखते हैं कितना आता है, 180। तो कितना आ गया? थीटा बटे 180 गुना पाई आर, ये ऑप्शन सही होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो यहाँ पे चूँकि 2 रेडियस है इसलिए इसका आंसर होगा पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट, और इसके बाद हम सेक्शन बी का वीडियो में आपको अगला सेक्शन का अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो हमारा अगला वीडियो आप ज़रूर देखिए।